प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अनुच्छेद 9 को पढ़ेंगे और उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। एक दिन मैं धूप में घूम रहा था। चारों ओर बड़े बड़े हरे वृक्ष दिखाई देते थे। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं। वे वृक्ष मेरे गुरु बन गए। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं, उनकी जड़ें ज़मीन में गहरी पहुंची हैं और वहाँ से उन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और ऊपर से धूप, दोनों की कृपा से यह सुंदर हरा रंग उन्हें मिला है। इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपश्चर्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएं। प्यारे बच्चों, भावार्थ समझना, अर्थ समझना इस अनुच्छेद का बहुत ही गहरी बातें इस अनुच्छेद में बताई गई हैं। कहते हैं कि दुनिया की हर एक चीज़ हमें शिक्षा देती है। यहाँ लेखक कह रहा है, जिसने ये अनुच्छेद लिखा है, वो कह रहा है कि एक दिन मैं धूप में घूम रहा था और जब धूप में घूम रहा था तो चारों ओर उसने क्या देखा? बड़े बड़े हरे वृक्ष उसने अपने चारों ओर देखे। फिर लेखक सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं। वे वृक्ष मेरे गुरु बन गए। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं, उनकी जड़ें ज़मीन में गहरी पहुंची हैं और वहाँ से उन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और ऊपर से धूप, दोनों की कृपा से यह सुंदर हरा रंग उन्हें मिला है। लेखक को क्या समझ आया कि धूप में तपने के बाद भी ये हरे हैं। क्यों हरे हैं? क्योंकि इनकी जड़ें ज़मीन में गहरी पहुंच गई हैं और वहाँ से उन्हें पानी मिल रहा है। इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी, यानी कि हमारे शरीर को, हमको अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपश्चर्या की धूप मिले तो फिर क्या हो जाएगा? तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएंगे। ठीक है, आगे लेखक कहता है इस अनुच्छेद में, हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ महसूस होती है। ऐसे लोगों को आरोग्य और ज्ञान कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को ना तो कभी ज्ञान मिल सकता है और ना ही कभी आरोग्य मतलब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन मिल सकता है। अब प्यारे बच्चों, लेखक ने तो उन वृक्षों को अपना गुरु बना लिया है। क्यों बनाया है? क्योंकि लेखक को ये समझ आ गया है कि वो वृक्ष धूप में तप रहे हैं, फिर भी हरे भरे हैं। इसलिए हमें भी चाहे कितने भी कष्ट सहने पड़े, लेकिन हमें अपने आप को संभाले रखना होता है, हिम्मत रखनी होती है। क्योंकि हम जितना संघर्ष करेंगे, जितनी कठिनाइयों का सामना करेंगे, उनको सहने की शक्ति हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने मन में दृढ़ विश्वास लिए रखेंगे। प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद के नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनको अब हम हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वृक्ष गुरु कैसे बन गए? लेखक ने इन वृक्षों को अपना गुरु कैसे बना लिया? तो लेखक वृक्षों को देखकर यह शिक्षा ले लेता है। लेखक को वृक्षों को देखकर यह शिक्षा मिली कि वे हरे क्यों होते हैं, इसलिए लेखक ने उनको अपना गुरु बना लिया है। यही इसका उत्तर है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वृक्षों के हरे होने का लेखक को क्या कारण समझ में आया? लेखक को इनका क्या कारण समझ में आया कि वृक्षों को ऊपर से धूप मिल रही है और ज़मीन से पानी मिल रहा है, इसीलिए ये वृक्ष हरे भरे हैं। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों सही क्या है? विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
43वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, हम भी पेड़ों की तरह हरे भरे हो जाएं। लेखक का इन शब्दों से क्या तात्पर्य है, यानी कि लेखक इन शब्दों में क्या कहना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, हम भी आनंद और उल्लास से भरा जीवन जी सकते हैं। कब जी सकते हैं? जब हम भी इन्हीं पेड़ों की तरह अपने आप को ढाल लें। प्यारे बच्चों, अगर और विकल्प को देखिए, हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं। लेखक ऐसा कहना नहीं चाह रहा है। ना ही लेखक ये कहना चाहता है कि हम भी वृक्षों की तरह मजबूत हो सकते हैं, और ना ही ये कहता है लेखक कि हमारी आयु भी वृक्षों की तरह लंबी हो सकती है। लेखक सिर्फ इन बातों के माध्यम से यही कहना चाहता है कि हम भी आनंद और उल्लास भरा जीवन जी सकते हैं, अगर हम अपने आप को ठीक इसी तरह से ढाल लें जैसे उन वृक्षों ने अपने आप को ढाले हुए हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? ज्ञान की दृष्टि से हम परिश्रम को नहीं देखते, लेखक इनमें क्या कहना चाहता है? क्या पढ़ लिख कर परिश्रम करना ये कहना चाहता है? यह ज्ञान होना कि परिश्रम करने से कुछ नहीं होता, या फिर समझदारी के साथ उपयोगी श्रम करें तो तकलीफ से बच जाएं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते। प्यारे बच्चों, आप अनुच्छेद पर एक बार फिर से आइए, हम आपको इसमें कुछ लाइनें दिखा रहे हैं, आप एक बार देखिए इन लाइनों को। यहाँ पर लिखा है, इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपश्चर्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे हरे भरे हो जाएं। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ़ महसूस होती है। मतलब अगर हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, किसी काम के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि हम इसे क्यों करें, क्यों ना हम कोई आसान काम ढूंढ लें। लेकिन क्या पता प्यारे बच्चों, ये कठिन परिश्रम करने से ही हमें मंजिल मिले। लेकिन हम कठिन परिश्रम करना नहीं चाहते, क्योंकि सफलता केवल कठिन परिश्रम मांगती है, ईमानदारी से मेहनत मांगती है। बस यही उसकी पूंजी है। आपको अगर इतना कठिन परिश्रम और ईमानदारी से मेहनत लगाई है, आपने मेहनत की है, तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो लेखक यहाँ क्या कह रहा है? हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते। मतलब अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका हमें एक अच्छा परिणाम मिलेगा, ऐसा हम नहीं सोचते। बस हम ये सोच करके उस काम को करना छोड़ देते हैं कि इसमें तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसको हम नहीं करेंगे, इसलिए हम उस काम को छोड़ देते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं, अब आप इनको देखिए प्यारे बच्चों। समझदारी के साथ उपयोगी श्रम करें तो तकलीफ से बच जाएं, क्या लेखक ये कहना चाहता है? या यह ज्ञान होना कि परिश्रम करने से कुछ नहीं होता है, क्या लेखक ये कहना चाहता है? या फिर पढ़ लिख कर परिश्रम करना, क्या लेखक ऐसा कहना चाहता है? लेखक इनमें से कोई बात नहीं कहना चाहता है। लेखक सिर्फ इतना कहना चाहता है कि अगर आप परिश्रम को, मेहनत को ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो आपको कोई भी काम कठिन नहीं लगेगा। और लेखक सिर्फ यही कहना चाहता है। तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमारा उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस अनुच्छेद का, शिक्षा शब्द से विशेषण बनाइए। शिक्षा शब्द से विशेषण क्या बनाएंगे? देखिए, शिक्षक, शिक्षित, शिक्षण या फिर शैक्षिक। प्यारे बच्चों, शिक्षा शब्द से विशेषण बनाना है। विशेषण हम थोड़ा सा आपको बता दें, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने आपको एक वाक्य लिखकर दिखाते हैं, घोड़ा, जैसे हमने ये वाक्य लिखा, घोड़ा काला है, ये आपका एक वाक्य है। अब आप ये पूछेंगे कि घोड़ा कैसा है, तो आपको उत्तर मिलेगा घोड़ा काला है। आप जब कैसा लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वही विशेषण कहलाता है। घोड़ा कैसा है? घोड़ा काला है। अगर आपसे ये पूछें कि रोटी बासी है, या फिर आपसे कोई कहे ये फल का स्वाद खट्टा है,
या फिर आपसे कोई कहे संतरा मीठा है तो आप पूछेंगे कि कैसा है। कैसा लगाकर जो प्रश्न आप पूछेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वही विशेषण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा इसका हमें विशेषण बनाना है। शिक्षक कोई व्यक्ति हो सकता है, तो ये तो हो गया एक संज्ञा शब्द। शिक्षित, शिक्षित भी कोई व्यक्ति ही होता है, ठीक है। और शिक्षण, शिक्षण मतलब वो कार्य करते हैं, शिक्षक पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो ये शिक्षण हो जाएगा। और शैक्षिक, शैक्षिक एक विशेषण होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शैक्षिक, यानी कि विशेषण क्या बनेगा शिक्षा से, शैक्षिक विशेषण बनेगा। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ इस तरह के प्रश्नों में अभी घबराना नहीं है। आपको विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम हर एक चीज़ अच्छे से कराई जाएगी, आपको घबराना नहीं है। बस आप ये देखते चलिए कि आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रश्न किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। यहाँ विशेषण भी आते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं। इन 5 में से एक प्रश्न तो ऐसा आ ही जाता है जिसमें आप अनुच्छेद पढ़कर उसका उत्तर नहीं बता पाते। उसका उत्तर बताने के लिए आपको अलग से ज्ञान चाहिए, व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, ये आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आप धैर्य रखिए और थोड़ा सा इन अनुच्छेदों को देखते जाइए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।